जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ। मैं पहले ही आपसे कहूँ कि जिस केस को लेकर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो केस अभी पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मामला है। हाई कोर्ट में अपील लगाई गई, लेकिन अभी केस चल रहा है। इसमें फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन बात कुछ ऐसी है जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं अभी जजमेंट का इंतजार नहीं किया। जजमेंट जैसे ही आएगा मैं उस जजमेंट के साथ भी आपको एक वीडियो बनाकर दूंगी। लेकिन जो पतियों की सच में समस्या है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है, और ये समस्या को क्रिएट करने में फैमिली कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है, जो पत्नियों को सिंपैथी देकर उनका मेंटेनेंस बांध देते हैं। और कहीं ना कहीं सिंपैथी देना एक बढ़ावा देने में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि मेंटेनेंस की अपील पत्नी के द्वारा जब भी लगाई जाती है तो फैमिली कोर्ट का 99% प्रयास यही होता है कि पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाया जाए। इसमें रजनीश वर्सेस नेहा के केस में या इस तरह के कई लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि पत्नियों के द्वारा अब झूठ का सहारा लिया जाता है पतियों को प्रताड़ित करने के लिए। तो मेंटेनेंस को जब भी बांधा जाए या तय किया जाए तो सारे पैरामीटर को देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना ही इंटरिम मेंटेनेंस ना ही मेंटेनेंस को बांधने का कोई फार्मूला, कोई सिस्टम नहीं है कि इतना ही बंधेगा। ये दोनों पार्टियों के स्टेटस पर डिपेंड करता है, मतलब दोनों की आय जो भी है उसके आधार पर, या दोनों की जो लाइफ स्टाइल है उसके आधार पर मेंटेनेंस बांधा जाता है। इसके अलावा कोई परिस्थिति या कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि इतना ही मिलेगा। नॉर्मली ये कहते हैं कि पति की आय का 33% देना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पति जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं उस हिसाब से उनके एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इसी तरह की बातों को ध्यान में रखकर रजनीश वर्सेस नेहा के केस में ये स्पष्ट कहा गया था कि जब भी मेंटेनेंस तय किया जाए, मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाए, तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाए, जैसे दोनों की इनकम एफिडेविट, पत्नी कितनी कैपेबल है, पत्नी के साथ बच्चा है कि नहीं है, या एक बच्चा है या दो बच्चा है, या पत्नी के कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी ना हो, भले ही वह उस समय में वर्किंग में नहीं है, लेकिन अगर उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी तरह से एजुकेटेड है, तो वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। जहाँ जिसमें अगर हम बात करें तो नॉर्मल है कि अगर अच्छी एजुकेटेड है, अगर जॉब नहीं भी करती है तो ट्यूशन, पार्लर या इस तरह के कोई भी अपने कार्य कर कर वह उस चीज़ को मेंटेन कर सकती है। तो बात यहाँ पर रजनीश वर्सेस नेहा के केस में ये स्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन थी कि जब भी कोई भी मेंटेनेंस तय करे, चाहे कोई फैमिली कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और ये सब जगह सर्कुलेट की गई थी ये जानकारी कि इसको फॉलो करना ही होगा और इसके आधार पर ही निर्धारण किया जाना चाहिए। लेकिन इस फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को तय कर दिया गया बिना इनकम एफिडेविट लिए हुए। तो अब बात आती है, जैसे ही तय किया गया पति के द्वारा हाईकोर्ट में अपील लगाई गई, और ये बहुत सही कदम है। आज इस केस का जजमेंट नहीं आया, इसलिए मैं आपके साथ तब भी ये केस डिस्कस कर रही हूँ कि इस केस में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि यहाँ पति के द्वारा आवाज़ उठाई गई, मतलब हाईकोर्ट में अपील लगाई गई। जब पति के द्वारा हाईकोर्ट में अपील लगाई गई तो पति ने ये पक्ष रखा कि यहाँ पर पत्नी के द्वारा इनकम एफिडेविट नहीं लिया गया, और फैमिली कोर्ट के द्वारा आय व्यय का कोई भी विवरण नहीं लिया गया, और सिर्फ पति की इनकम को देखकर मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया गया। तो क्या ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है? तो ये बात सबसे पहले पति के द्वारा हाई कोर्ट में उठाई गई। जब सारी चीज़ों को देखा गया तो ये पाया गया कि पति यहाँ पर सही है, और फैमिली कोर्ट के द्वारा यहाँ पर पूर्णतः जानकारी नहीं मिलाई गई, तब भी मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया गया। तो यहाँ पर जब पति के द्वारा इस बात को रखा गया तो हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट को एक आदेश जारी किया गया और कहा गया
कि इसमें ऐसा क्यों किया गया, जब हमारे पास कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय आपको इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना क्यों की गई, तो ये बात भी पूछी गई। और साथ ही ये निर्देश दिया गया कि पिछले 25 केसों की डिटेल आपको हाई कोर्ट में देनी होगी, कि ऐसा तो नहीं कि इसी केस में ऐसा हुआ है, कि और भी कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि आप अपनी मनमर्जी से एंट्री मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का निर्धारण कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें अगर आप देखो तो उस व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा। और साथ में अगर पिछले 25 केसों में किसी के साथ भी अगर इस बात को ध्यान में रखकर अन्याय किया गया है और उस व्यक्ति की मेंटलिटी ये होती है कि हमारा पीछा छूट गया, अब हमें आगे कोई कार्यवाही नहीं करनी, हमने 2-5 लाख रुपए दे दिए, हमारी बला टली, लेकिन आप ऐसा कर कर कहीं ना कहीं गलत को बढ़ावा देते चले जाते हैं और जिसका भुगतान दूसरे अन्य व्यक्ति करते हैं। भले ही आपका रीज़न आप समाज के डर से, लोकलाज के डर से ऐसा कदम उठा लेते हैं, या आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, लेकिन हर व्यक्ति फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होता जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो शायद उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसी तरह के केसेस में फिर सुसाइड के केसेस आते हैं, या व्यक्ति घर छोड़कर इधर उधर भटकता है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, तो स्वाभाविक है उसको भागने और मुंह छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो आप अपना तो भला करेंगे ही, साथ में किसी अन्य व्यक्ति का भी भला करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको भी न्याय मिलेगा और साथ में आप जैसे व्यक्तियों को भी न्याय मिलेंगे। और इसमें अभी जजमेंट नहीं आया है, ये केस पेंडिंग है, लेकिन ये कदम उठाया गया है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल की गई है और इसमें न्याय मिलना तय है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।